Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. So in the previous episode, we have finished the NCERT problem till 3.17. So here we are going to start from 3.18 onwards. So let's start the lecture. सो हमारे पास क्वेश्चन है 3.18 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें मैंने फर्स्ट उसका ए पार्ट लिया है. सो अ स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटेलिक करंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया, non uniform cross section. Which of these quantities constant along the conductor? So first is current. क्या गिवन है? हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टर है. ओके, मेटेलिक कंडक्टर है एंड इस पे क्या है? स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है और इसका जो एरिया है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म. ओके, क्रॉस सेक्शन इज नॉन यूनिफॉर्म. तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो हमारी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट? तो देखो, स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है तो श्योर शॉर्ट है कि हमारा जो करंट है वो तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है मेटेलिक वायर में. अब बात आती है करंट डेंसिटी. तो करंट डेंसिटी डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन करंट. करंट डेंसिटी जो होता है वो हम J से डिनोट करते हैं और वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है. बाकी क्वांटिटीज का तो पता नहीं, बट श्योर शॉर्ट है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म एंड current density is inversely proportional to area of cross section. तो इसलिए हमारा जो हम कह सकते हैं current density जो होगी वो हमारी constant नहीं रहेगी. ठीक है, ये हमारी क्या होगी? not constant थ्रू along the conductor. अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे करते हैं? एक बार पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लेते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है हमारा? Vd इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला है I इक्वल्स टू ANE/Vd, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो यहाँ पे करंट तो कांस्टेंट है और अगर मैं N और E भी कांस्टेंट ले लूँ तो भी मेरा क्या है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? मेरा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसका मतलब हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमारी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का. सो इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगा लेते हैं, I इज इक्वल्स टू ANE/Vd एंड Vd जो होता है मेरा माइनस EE टाउ बाय m होता है. ओके, सो ये मेरे पास क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मैं ये पुट करूंगी यहाँ पर ANE माइनस EE टाउ बाय m, ठीक है. सो यहाँ से मैं क्या देख रही हूँ कि जो बाकी सबको अगर मैं कांस्टेंट भी रखूँ तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट? क्योंकि हम एक को डिनोमिनेटर में लेंगे तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो ये भी हमारा एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए ये भी हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा. तो हम ये कह सकते हैं एक्सेप्ट करंट, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी विल नॉट constant along the conductor if a steady current flows in a metallic wire of non-uniform cross section. स्टार्ट करते हैं इसका बी पार्ट. इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट? इफ नॉट, गिव एग्जांपल ऑफ एलिमेंट विच डू नॉट ओबेज द ओम्स लॉ. हम जानते हैं कि ओम्स लॉ जो है दैट इज वैलिड ओनली फॉर ओमिक एलिमेंट्स, इट इज नॉट वैलिड फॉर नॉन ओमिक एलिमेंट्स. तो हम लिख सकते हैं ओम्स लॉ जो है नॉट वैलिड फॉर नॉन ओमिक एलिमेंट्स. अब ये नॉन ओमिक एलिमेंट्स में क्या क्या आता है हमारा? इट इंक्लूड्स ट्रांजिस्टर्स.
ओके, सेमी कंडक्टिंग डायोड्स, ठीक है, डायोड्स एंड एलईडीज, सोलर सेल्स, ओके। सो इन सब में बेसिकली लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हैं आप, ठीक है। सो एक्सेट्रा, इन सब में हमारा क्या है, जो है ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। सो हमारे पास क्वेश्चन, अ लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स अ हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस, वाई। देखिए इसमें बोला है अगर लो वोल्टेज सप्लाई से अगर किसी को मैक्सिमम करंट चाहिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम करना पड़ेगा, क्यों। सो हमें पता है I इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर। मैक्सिमम करंट के लिए हम क्या लेते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0, ओके। सो E बाय आर, okay fine. So this is the formula to find the high current or maximum current. अब देखिए लो वोल्टेज है, if voltage supply is low, voltage is low, ठीक है, और वोल्टेज लो है और मुझे क्या करना है, हाई मुझे क्या करना है, करंट मैक्सिमम करना है। इफ द वोल्टेज इज लो, सो इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम करंट और हाई करंट, हमारा ये क्या होना चाहिए, आर शुड बी लो, राइट, बिकॉज आई मैक्स जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सो अगर हमें हाई करंट चाहिए तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस को लो रखना पड़ेगा, तभी हमारा लो वोल्टेज में भी हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा। देखिए जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सी पार्ट, जस्ट उसका अपोजिट उसमें बोला गया है। सो हमारा आई मैक्स हमें पता है ई अपॉन आर होता है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या था कि हमें मैक्सिमम करंट चाहिए था इफ़ वी हैव द लो वोल्टेज सप्लाई, लेकिन यहाँ वोल्टेज सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर वोल्टेज सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो और मैं रेजिस्टेंस को कम कर लूँ, अगर वोल्टेज सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई है तो करंट मैक्स होगा, एंड अगर रेजिस्टेंस को मैं डिक्रीज कर लूँ देन ऑल्सो करंट मैक्स हो जाएगा। तो इन दैट केस अगर मैं यहाँ इस कंडीशन में इफ़ द वोल्टेज सप्लाई, देखिए ध्यान से, वोल्टेज सप्लाई मेरे पास हाई है, ठीक है, तो मुझे रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, इन दैट केस मुझे रेजिस्टेंस भी यहाँ पर हाई लेना पड़ेगा, क्योंकि करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अगर मैं रेजिस्टेंस को यहाँ पर हाई लूँगी तो करंट क्या हो जाएगा, मेरा करंट मेरा लेस हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस यहाँ क्या काम करेगा, करंट की वैल्यू को लिमिट कर देगा, मतलब उसको डिक्रीज कर देगा करंट की वैल्यू को, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है। तो अगर हम रेजिस्टेंस हाई रखेंगे सो करंट की वैल्यू लेस हो जाएगी, क्योंकि ईएम वोल्टेज तो ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो करंट को ज़्यादा कर ही रहा है। तो ये हम ऐसा इसलिए करेंगे, अगर हम हाई वोल्टेज सप्लाई ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस हाई इसलिए करेंगे क्योंकि अगर बाई चांस एक्सीडेंटली अगर सपोज कर लीजिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है ना, अगर बाई चांस शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इन दैट केस अगर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो बहुत लो है एंड वोल्टेज हाई है, इन दैट केस शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, जो करंट होगा हमारा वो क्या होगा, एक्सीड कर जाएगा इट्स सेफ्टी लिमिट से, ठीक है। इन दैट केस हम यही लिखेंगे, इफ voltage supply is high and the resistance is too low, in that case and if accidentally the short circuit occur then current exceeds its safety limit, और इस कंडीशन में क्या होगा, it may cause damage to the सर्किट और अप्लायंसेस। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस भी हाई, रेजिस्टेंस को हाई रखते हैं ड्यूरिंग हाई सप्लाई, सो दैट इट लिमिट्स द वैल्यू ऑफ करंट।
सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3.19, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या बोला गया है। Alloys of metal usually have greater or less resistivity than that of the constituent metals। तो पहले मैं आपको इसमें जो है रजिस्टिविटी का ट्रेंड बता देती हूँ। मेटल एलॉयज एंड इंसुलेटर्स के लिए क्या हमारा ट्रेंड होता है बेसिकली। तो हम ये देखते हैं जो रजिस्टिविटी होती है वो हमारी इंसुलेटर्स की सबसे ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। एंड देन हमारी उसके बाद एलॉयज की होती है, एंड देन उसके बाद हमारी जो है किसकी होती है, हमारी मेटल्स या कंडक्टर्स की होती है। तो अगर मैं एलॉयज में और मेटल्स में देखूं तो मेरी रजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, मेरी एलॉयज की रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। तो अब आपके पास ये ट्रेंड अगर आपको पता है तो अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, alloys of metal have greater or less than that of constituent metal। yes, alloys have greater resistivity। ओके, तो ये चीज़ याद रखिए रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी का समटाइम्स फॉर्मूला क्या होता है, सो ये वाला रिलेशन उसके लिए याद रख लीजिए, R इक्वल्स टू रो एल बाय ए। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें यही क्वेश्चन पता है, यू शुड नो ऑल्सो नो हाउ टू फाइंड द रजिस्टिविटी एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड विद द रेजिस्टेंस। Alloys usually have much lower or higher temperature coefficient of resistance than pure metal। तो चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अभी हमने एनसीईआरटी प्रॉब्लम सीरीज़ में ही टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से बेस्ड क्वेश्चंस भी किए हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे या फिर आप ये बोल सकते हैं दैट इज़ R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अल्फ़ा जो है दैट इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो डिग्री सेल्सियस -1 होता है। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली आ जाते हैं, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है। और जो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा होती है डेफिनेटली ये 10⁻⁻⁻2 -3 में ही होती है ये वैल्यू। लेकिन जो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा होती है ये सबसे ज़्यादा किसकी होती है, मेटल्स की जो होती है वैल्यू ऑफ अल्फ़ा वो सबसे ज़्यादा होती है देन फॉर एलॉय, ठीक है, एंड देन फॉर इंसुलेटर्स। सो इंसुलेटर्स की जो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा होती है वो बहुत स्मॉल होती है, इनफैक्ट नेगेटिव होती है। इसकी स्मॉल पॉजिटिव होती है और इसकी पॉजिटिव होती है। तो इनफैक्ट आप देख के भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो हमारा कंडक्टर है, एलॉय है या इंसुलेटर है वैल्यू ऑफ अल्फ़ा के बेसिस पे भी। तो ये आप ट्रेंड याद रखिएगा वैल्यू ऑफ अल्फ़ा के लिए। तो अब हम बता सकते हैं कि अल्फ़ा, हाँ मतलब मैंने कहा कि इसकी हाईली पॉजिटिव मतलब 10⁻⁻³ रेंज का, इसका अराउंड 10⁻⁻5 -6 रेंज का होता है और उसका नेगेटिव होता है वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। सो क्या होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट एलॉयज का, क्या होगा हमारा लोअर होगा, क्योंकि मेटल्स का हायर होता है सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। ओके, और कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, सो आई हैव गिवन यू द फॉर्मूला। The resistivity of alloy manganese is nearly independent of or increase rapidly with increase in temperature। ये क्वेश्चन भी हमारा अभी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स में ही आया है। सो मैग्नेनिन का हमने देखा था कि जो V इक्वल्स टू RI को वो क्या करता है, बेसिकली पूरी तरह से
स्ट्रिक्टली ओबे करता है। और ये हमारा, इसका मतलब ये टेम्परेचर पे हमने उसका कंक्लूजन में बोला था एनसीईआरटी प्रॉब्लम में ही कि दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सो एलॉयज आर जनरली इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। बाकी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स जो होते हैं वो टेम्परेचर पे वेरी करते हैं, दोनों का अलग अलग वेरिएशन होता है, जस्ट अपोजिट, वो हम आगे देखेंगे। सो बट alloy generally alloy like manganese generally independent of temperature. नेक्स्ट है resistivity of a typical insulator। अब देखिए रजिस्टिविटी इंसुलेटर, और मैंने आपको रजिस्टिविटी का ट्रेंड बता दिया है, रजिस्टिविटी इंसुलेटर की सबसे हाई होती है, तो अब आप उसके अकॉर्डिंगली आंसर दे दीजिए। द रजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल बाय अ फैक्टर 10⁻12, 22 और 10⁻3। तो रजिस्टिविटी तो होती है हमारी, हमें पता है इंसुलेटर्स की बहुत ज़्यादा होती है मेटल से, तो वो की हो सकती है हमारी इन ऑर्डर ऑफ 10⁻22। ओके, सो रजिस्टिविटी जो होती है वो इंसुलेटर्स की काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। वन मोर थिंग, आप सी पार्ट के लिए और एक इंफॉर्मेशन एडिशनल ऐड कर सकते हैं। रजिस्टिविटी अलॉयस का तो बता दिया कि दैट इज़ नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। जो रजिस्टिविटी होती है हमारी मेटल्स की टेम्परेचर के साथ, वो लीनियरली वेरी करती है, मतलब कह सकते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेटल्स के लिए। तो ये भी चीज़ें जो है आपको रीजनिंग्स में बहुत हेल्प करेगा। सो मेटल्स में रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टिंग डिवाइस के लिए वो क्या करती है, हमारी रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। कैसे डिक्रीज होती है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। तो रजिस्टिविटी जो है when the temperature increases resistivity decreases for insulator or semiconductor. For metal when the temperature increases resistivity increases. अगर आपको कंडक्टिविटी का ट्रेंड पूछ दे तो अब इसका अपोजिट कर सकते हैं कि when the temperature increases conductivity decreases for metals, but for insulators or semiconductor when the temperature increases the conductivity also increases. So here we have finished till question 3.19. So from 3.20 onwards you will learn in our next episode. So till then keep practicing.